और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा की सीट है और इसके लिए साम दाम दंड भेद सभी एक किए हुए, चाहे हम यूपीए की बात करें चाहे एनडीए की बात करें। और अब झापा की अगर बात करें तो झापा को भी मायावती का साथ मिला है। हाँ, देखिए उपचुनाव है और इसमें अगर किसी पार्टी को, क्षेत्रीय दल को अगर किसी राज्य विशेष के क्षेत्रीय दल से समर्थन मिलता है तो अच्छी बात है। और जो उस धारा के समर्थक होंगे यानी पार्टी के समर्थक होंगे उनका वोट मिल सकता है। ये राजनीतिक कवायद तो देखिए अंतिम समय तक चलती रहती है। जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो आम चुनाव हो या फिर कोई उपचुनाव, वहां पर आप देखें कि अलग अलग दलों के लोग किसी न किसी से जुड़ते हैं, या तो अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं या फिर वो किसी को समर्थन देते हैं। तो विचारधारा और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार से दल विशेष के लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन आप ये जान के लीजिए या मान लीजिए कि यहाँ पर चुनाव तो सीधा सीधी होना है और मुकाबला बहुत ही रोचक होगा, यह भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनडीए और यूपीए दोनों के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट है। एनडीए को यह दिखाना है कि हमने बीजेपी ने समर्थन दिया आसू को यह सीट निकालनी है और आसू ने जो प्रत्याशी दिए हैं उसके पक्ष में चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे बड़े नेता भी वहां पर जाकर कैंप करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। आसू के नेता वहां लगे हुए हैं, आरंभ से ही लगे हुए हैं। तो जहां तक है चुनाव की बात, वो सामाजिक समीकरण बहुत मायने रखता है और इस लिहाज से देखें तो वहां पे किसका पलड़ा भारी होता है ये हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन संकेत जरूर मिलते हैं कि कुछ कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं चुनाव के, उसमें उसके आधार पर लोग कयास जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर दोनों की तरफ नेक फाइट होगी। वैसे अन्य दल जो खड़े हैं वो भी कुछ न कुछ प्रभाव डाल ही सकते हैं, किसी न किसी का नुकसान तो कर ही सकते हैं। सामान्य रूप से यही देखा गया है। अब किनकी कितनी बिसात है, कितनी औकात है, कितना उनका जनाधार है, ये तो मतदान होगा, मतगणना होगी तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चुनाव है, एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, तो सीधे तौर पे जो आउटगोइंग पार्टी के कैंडिडेट है जो उससे उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी रहती है कि उसे सीट बचानी है। और फिर जो प्रमुख कंटेंडर होते हैं, जो प्रतिद्वंदी होती है, उसकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्योंकि देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से एनडीए के फोल्डर में कोई उपचुनाव की सीट नहीं गई है। तो ये एक कहे कि उस एनडीए के लिए एक अच्छी बात नहीं रही है और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आप उपचुनाव में भी एक भी सीट नहीं निकाल पाए। देखिए दुमका में, बेरमो में, मधुपुर में चुनाव हुए, मांडर में चुनाव हुए। इसका मतलब है कि कहीं आपका जनाधार पर थोड़ा कमजोर पड़ता है तुलनात्मक रूप से दूसरे अलायंस की तुलना में। आप देखें कि जिस प्रकार से अलायंस के लोग साथ साथ चुनाव लड़े हैं, तो इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि जो रामगढ़ सीट पर चुनाव हो रहे हैं, अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही आप समझे कि बात हुई है जेएमएम के प्रमुख लीडर से, तो उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी यानी जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता वहां लग चुके हैं, बूथ स्तर पर चुनावी प्रबंधन में वो सहयोग दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भी वहां जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। तो सत्ता का एक अलग प्रभाव होता है और एक सीट पर जब उपचुनाव होता है तो वहां पर कुछ एक ऐसे फैक्टर्स जरूर काम करते हैं, जैसा कि आरोप आजसू के नेता ने उसी दिन लगाया था जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया था कि कुछ चीजें डिस्टर्ब कर रही है, प्रशासनिक स्तर पर लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोगों को। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन सामान्य रूप से आप देखें कि ये चुनाव जो है दोनों जो अलायंस है यानी एनडीए और यूपीए, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है कि कैसे इस सीट को कोई बचाएगा या फिर निकालेगा। तो सभी तरह के उपक्रम यहाँ चल रहे हैं और अब देखना है कि वहाँ के जो मतदाता हैं वो किन्हें पसंद करते हैं। राजेश, फील्ड में आप रहते हैं और अगर समीकरण की बात करें तो कैसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए लोकल
ये इसे आप लोकल चुनाव कहेंगे। आप जो एक सीट है यहाँ पर 3 लाख मतदाता है अराउंड, आप देखें तो यहाँ पर ना कोई ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी वाली फैक्टर जो गवर्नमेंट के प्रति होती है उस तरह का भी माहौल नहीं है। यहाँ पर मैं जहाँ तक गया लोगों से बातचीत की, उनके जो भाव थे, उनकी जो सोच थी, उससे ये लग रहा था कि जो लोकल इशूज है, किसी को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, कोई उपेक्षित है, किसी को आवास नहीं मिला, किसी को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है बड़ा प्रभावित करती हैं। तो आप ये समझे कि पूरे इस सीट से कोई राज्य में सरकार के बनने बिगड़ने का कोई मसला नहीं है। तो लोग जो जहां तक समझदार लोग होंगे वो ये जरूर सोचेंगे कि यहाँ पर लोकल इशूज क्या है, लोकल इशूज को कौन वहां पर रखेगा, उसको उनकी समस्याओं का कौन निदान करेगा। तो जैसा कि आसू के नेताओं का कहना है कि उन लोगों ने लगातार इस क्षेत्र का विकास किया है, और ये बात लोग भी कहते हैं कि रामगढ़ की सीट जो चूंकि चंद्रप्रकाश चौधरी वहां पर लंबे समय से रिप्रेजेंटेशन देते आए हैं, तो वहां पर ये देखा जाता था कि विकास की योजनाएं वो वहां पर खींच कर ले जाते थे। जैसे एक होता है ले जाना, एक होता है खींच कर ले जाना, कि वहां जबरदस्ती वो ले जाते थे कि हमारे क्षेत्र में ये होना चाहिए, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है बजरंग महतो, उनकी पत्नी थी ममता देवी, जिन्हें सजा हुई और जिनकी सदस्यता चली गई, वहां पर एक कम से कम सहानुभूति का जो एक माहौल है वह भी देखा जा सकता है। चूंकि अब 1.5-2 साल इस विधानसभा का कार्यकाल बचा है, तो ऐसे में लोग इन सब चीजों पर विचार करके, विश्लेषण करके, जो मतदाता है वो प्रबुद्ध हैं, और कुछ चीजें जो होती है जो स्थानीय स्तर पर होती है वो क्या प्रभावित करती है, ये आपको मोटे तौर पर 20 फरवरी के बाद आपको पता चलेगा कि क्या है। राजा जाहिर तौर पर अब रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रचार प्रसार तेज हो गया है, पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि जो रामगढ़ की जनता है वो किसे अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।